चलिए, आप सबको बहुत अभिनंदन। आज एकता यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित इस विशाल जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष श्री हरीश गंगवार जी, जिले के प्रभारी श्री राजा वर्मा जी, मंत्री परिषद में हमारे साथी और आपके ही जिले के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, जिन्होंने जो पूरे देश में देशभक्तों को आहत करने का काम करता था, ऐसे मोहम्मद आजम खां को जेल भिजवाने वाले, और यहाँ के विधायक जिन्होंने लड़ाई लड़ी श्री आकाश सक्सेना जी, हमारे मिलक की विधायक आदरणीय बहन राजबाला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, हमारे विधान परिषद के ही सम्मानित सदस्य श्री कुंवर महाराज सिंह जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष ख्याली राम लोधी जी, हमारे निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, ओबीसी आयोग में जो उपाध्यक्ष के नाते प्रतिनिधित्व करते हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, महिला आयोग की सदस्य दूसरी बार सुनीता सैनी जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री हंसराज पप्पू जी, सम्मानित मंच उपस्थित यहाँ पर मेरे बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी भारी संख्या में माताओं बहनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती, और इस जयंती के अवसर पर जहां पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी स्थापित है, गुजरात के सरदार सरोवर बांध के तट पर, जहां हम सबको उत्तर प्रदेश की ओर से जाने का मौका मिला था, 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में शुरू हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, और देशवासियों को एक और राष्ट्रीय पर्व मनाने का अवसर मिला, यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। हम सभी जानते हैं, हमारे देश की 565 रियासतें, अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो 565 देश अलग से बन गए होते हमारे ही भारत के अंदर, और वहां जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। लेकिन हमारे पूर्वज, जिन्होंने सरदार नाम को सार्थक कर दिया, 565 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना दिया, उनको मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे भाई बहनों, आप सबके ध्यान में रहना चाहिए, शायद पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने कहा भी होगा, आजादी प्राप्ति का शंखनाद हो चुका था, और उस शंखनाद का आधार क्या था? वंदे मातरम। ये वंदे मातरम आजादी का महामंत्र था। इस वंदे मातरम गीत के भी संरचना के, उसकी रचना के 150 वर्ष पूरे हुए, और 150 वर्ष पूरे होने पर यह भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को एकजुट किया, उसी प्रकार से वंदे मातरम का गान करते हुए हमारे पुरखों ने, कुछ ने फांसी के फंदे को चूमा, कुछ ने अंग्रेजों की यात्रा को सही, कुछ ने जेल की यात्रा को सही, कुछ को काला पानी भेजा गया। लेकिन आज अगर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो इस वंदे मातरम महामंत्र का गान करते हुए जो हमारे पूर्वजों ने किया, 150 साल उसके भी पूरे हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और वंदे मातरम भूलना नहीं है,
अगर हम वंदे मातरम कह करके अंग्रेजों को खदेड़ कर सकते हैं तो देश के एक एक दुश्मन को भी भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। यह हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। मेरे भाई बहनों, यह आप सबके ध्यान में और रहना चाहिए कि अगर सरदार पटेल जी, आज जब मैं यहां पर आया हूं 23 तारीख, आने वाली 25 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। हम लोग नारा लगाते थे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, कार सेवक के रूप में अयोध्या जाने का मौका मिला अनेक बार, और नारा लगाते थे, राम सौगंध राम की खाए हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। वह भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया और 25 तारीख को उस रामलला के जन्म स्थान पर बने हुए भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो अनेक राम भक्तों की पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गई, 500 साल की लड़ाई के बाद वह रामलला का भव्य मंदिर बना। और मैं आपको बताना इसलिए रामलला के मंदिर की चर्चा इसलिए किया कि सरदार पटेल जी ने आजादी प्राप्ति के बाद जैसे अयोध्या में रामलला के मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारी ने वहां ढांचा खड़ा किया था, वैसे भगवान सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके मोहम्मद गोरी ने भी वहां पर एक ढांचा खड़ा किया था। आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद सरदार पटेल जी ने उस ढांचे को ध्वस्त करके भगवान सोमनाथ का भव्य मंदिर बनाने का काम किया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी बने होते ना, तो अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हमको 2025 में भव्य रूप देखने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की समस्या बनी नहीं रहती, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की समस्या बनी नहीं रहती, उसका वो अंत कर दिए होते। जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, जिसके कारण आए दिन देश को आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आप सब जानते हैं, गोली का जवाब गोला से दिया गया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। मैं आप सबके सामने, अगर सरदार पटेल जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते तो यह सारी समस्या नहीं होती। मेरे भाई बहनों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आज उनका नाती पोता जो बना श्री राहुल गांधी, और उनकी एंड कंपनी श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, और जो जेल में है मोहम्मद आजम खान जैसे लोग, यह जो कह रहे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवा लिया था। जब सरदार पटेल जी को तो 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को 1 वोट मिला था, और उनको प्रधानमंत्री बना करके वोट चोरी तो हमें आजादी प्राप्ति से पहले ही उस संकट का सामना देश को करना पड़ा। और एक और वोट चोरी की याद दिला दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली लोकसभा का चुनाव हार गई थी। मालूम है आप लोगों की? नहीं मालूम है? हार गई थी। राजनारायण जी उनके खिलाफ प्रत्याशी थे, बेईमानी वोट चोरी करके जीती थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चला और वह चुनाव रद्द कर दिया गया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपने का काम किया था। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के दुश्मनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कांग्रेस को यह सहन नहीं हो रहा है। हम देश के गरीबों को अमीर बनाने का संकल्प लेकर के राजनीति के माध्यम से देश की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। हम अपने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह सारे जो बाधा डालने वाले हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ मेरे मित्रों, जिसकी चर्चा भी हमारे साथी लोग कर रहे थे। बिहार की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद दिया कि मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। यही हमारे सरदार पटेल जी का स्वप्न रहा होगा, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संकल्प रहा होगा। लेकिन वो तो चले गए, क्या वह उनका स्वप्न भी हम नष्ट हो जाने देंगे क्या? जब से माननीय मोदी जी आए हैं, अनेक महापुरुषों को वह सम्मान मिला है जो कांग्रेस 60 साल के शासन में नहीं दिया था। आप सब दिल्ली गए होंगे, वहां राजपथ हुआ करता था। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस राजपथ को कर्तव्य पथ बना करके और सरदार अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा लगवा करके यह बता दिया कि देश कोई एक खानदान के कारण से आजाद नहीं हुआ था। देश के अनेक हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज यहां से गए, यातनाएं सही थी, तब अंग्रेज देश छोड़ करके गए, तब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और हर उस महापुरुष को याद करना हमारा संकल्प है। इसीलिए आज अलग अलग क्षेत्रों में मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, आप चाहते हो ना भारत विकसित बने? चाहते हो कि नहीं चाहते? बताओ, दोनों हाथ में बताओ, सब माताओं बहनों बताओ, चाहते हो ना? तो विकसित भारत बनाने का काम क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी को तो आप लोग जानते नहीं होंगे, ये लोग कर सकते हैं क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, भारत मां के लिए समर्पित है, भारतवासियों के लिए समर्पित है। आज हमारे देश के अंदर करोड़ों गरीब जिनको अपना सर छिपाने के लिए घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, आज उनको प्रधानमंत्री आवास दे करके, उनको घर में ही बिजली का कनेक्शन दे करके, गैस का कनेक्शन दे करके, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को पहुंचा करके, आयुष्मान भारत कार्ड कराने की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे करके, या जो गरीबों के जीवन में खुशहाली आने की शुरुआत हुई है, ये भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको याद रहना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, तो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन आज हम छाती ठोक करके कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन का खाता खोला, और खाता खोलने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर 2-2 हजार की किस्त भेजी जाती है, तो जो किसान होंगे बताइए पूरा 2000 आता है कि कम आता है? ये जो 1 रुपया में 85 पैसा खा जाने वाले दलाल थे, वह मोदी जी को सहन नहीं कर पा रहे। और मोदी जी ने भी कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे गरीबों को, मेरे किसानों को लूट करके खाया, मेरे नौजवानों के भविष्य को लूट करके खाया है, जांच करा करके, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, देश के गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। इसके कारण से बौखलाए हुए माननीय मोदी जी ने नया संसद भवन बना, वहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 महिलाओं के लिए कानून बनाया। यह कानून जिनकी मूर्ति के अभी यहां पर लगी है, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते थे, बराबरी का हिस्सा देना चाहते थे। लेकिन आजादी के बाद और मोदी जी के आने से पहले यह काम नहीं हुआ। आने वाले 2029 से जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होगा, 100 सांसदों में से 35 महिलाएं सांसद बनकर के जाएंगी, आरक्षित सीटें हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर हमारी महिलाओं के हाथ में देश की जिम्मेदारी होगी, जैसे परिवार उनके देख रेख में आगे बढ़ता है, वैसे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बताओ माताओं बहनों, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मोदी जी के फैसले से खुश हो कि नहीं खुश हो आप लोग? गरीब को अमीर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? किसान को सामर्थ्यवान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सभी लोगों को पता है मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ जरा, दोनों हाथ उठा बताओ, कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब इस समय एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, SIR जिसे कहते हैं। SIR अंग्रेजी शब्द हो गया, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, कोई मतदाता अगर मर गया है तो उसका मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, रहना चाहिए क्या? जो मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर है, क्या एक से अधिक स्थानों पर रहना चाहिए क्या? बाबा साहब ने एक नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, एक वोट, वो चाहे रामपुर का वोटर हो और चाहे वो देश के किसी राज्य का हो, लेकिन एक स्थान पर ही वो वोट दे सकता है। और ये जो बूथ लूट करके फिर देश लूटते थे,
जो बूथ पर कब्जा करके प्रदेश को लूटते थे, गुंडागर्दी करते थे, दंगा करते थे, जमीन पर कब्जा करते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में बाधा डाल रहे। उनको लगता है अगर बूथ कब्जा नहीं कर पाएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। और जब से बिहार का रिजल्ट आया है, ये जो श्री अखिलेश यादव हैं और सैफई खानदान है, अब मुझे लगता है यहां आपके रामपुर वाला भी, उनकी सबकी नींद हराम हो गई होगी। क्यों, सही है कि नहीं? मातम जैसा छा गया। अरे अगर जनता की सेवा करोगे तो जनता तो न्याय करती ही है। अगर ईमानदारी से मोदी जी ने देश की सेवा किया, इसलिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी चूक रह गई, इसलिए हमारे घनश्याम लोधी जी यहां से सांसद नहीं बन पाए थे। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि अरे ये तो चूक हो गई, देश अलर्ट हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय, जैसे कह लीजिए कि सुनामी आ गई हो कमल के फूल की, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। वहां देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारी सरकार बन चुकी। और जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां अरविंद केजरीवाल नाटक करने के लिए बहुत 10 साल लोगों को गुमराह करने का काम किए। लेकिन दिल्ली का चुनाव हुआ, 26 साल के बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बनी। अभी बिहार के अंदर 20 साल नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वहां एनडीए की सरकार है। और 20 साल बाद कितनी, 243 में से 202 सीटें जीते। कितनी? 202। अब तो पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करने की तैयारी चल रही है और यूपी में 2027 में 2017 दोहराने का संकल्प लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तैयार हो कि नहीं तैयार हो, बताओ? गुंडा राज फिर तो आने नहीं देना ना यूपी में। ये जो अपराधी माफिया डराते थे, बताइए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब चैन से रहते थे कि जब से आपने भाजपा की योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाई तब से चैन में? बताओ, भाजपा की सरकार में खुशी हो कि नहीं खुशी हो? मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं, अभी तो हमने झांकी दिखाई है, अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ करेंगे। अभी जीत का चौका लगा है लोकसभा चुनाव के बाद। अभी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा जंगल राज है, जैसे यूपी में था, जैसे बिहार में लालू यादव का जंगल राज था, वैसे ममता बनर्जी का जंगल राज पश्चिम बंगाल में है। घुसपैठिए रोज भाग रहे हैं, यहां भी पता करना, बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी सरकार का संकल्प है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है। इसे मैं आप सब लोगों से आज एकता यात्रा के अवसर पर यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आज मौसम थोड़ा खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, तो बरेली उतरा था, तो बरेली से यहां आने में लगभग 1 घंटे लगा। लेकिन अभी जो और कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करके अभी यह एकता यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम याद करें कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अगर 565 रियासतों के बारे में हम नहीं जानेंगे, सबके पास इस मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के माध्यम से देखिए 565 रियासतों को सरदार पटेल जी ने भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत को एकजुट किया। एकता और एकजुटता, जो प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात कही है, एकता और एकजुटता, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर के रामपुर को सही मायने में रामपुर बनाने की आवश्यकता है। और यही समय है, सही समय है। ये आप सबसे निवेदन करता हुआ, लंबी बातें नहीं करता हुआ, आगे यात्रा का क्या कार्यक्रम है यात्रा, तो मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा, 2027 में 2017 दोहराना ही नहीं है। मैं 2017 की जब बात करता हूं तो उस समय 325 सीटें हम लोग पाए थे और 78 सीटें कुछ इधर उधर चली गई थी। लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम 2017 में जो रिकॉर्ड बनाए थे
2027 में वह रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आप सब पर भरोसा। इतना ही निवेदन करते हुए मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आगे की सूचना संचालक महोदय दिग्मान्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।